ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। सामने उसको एकदम से नजर आए, माधुरी दीक्षित नजर आई। माधुरी दीक्षित उस जमाने की भी आज भी बहुत ही मकबूल, बहुत अदाकारा, बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है। तो माधुरी दीक्षित के पास वो गए जो प्राइवेट असिस्टेंट, और उन्होंने कहा कि अटल जी आपको याद कर रहे हैं। तो माधुरी दीक्षित को आके देखते हुए अटल जी ने खाना पीना छोड़ दिया। मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो प्रधानमंत्री जो थे चंद्रशेखर ने अपनी गाड़ी भेजी उनका, मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम फौरन आ जाओ। और उसके बाद वो रात में 3 बजे तक डिस्कशन करते रहे कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू अपने आप को एक कश्मीरी पंडित के रूप में जाने जाते थे और समझते भी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका अटूट लगाव था। चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, इतने ज्यादा। और उनकी वहां पर बड़ी, जितने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो चरण सिंह हो, गोविंद वल्लभ पंत में हो, या बाद में सीबी गुप्ता वगैरह, उनसे उनकी एक तरीके से रस्साकशी और बाकायदा एक राजनीतिक दांवपेच भी हुए। बहसीत प्रधानमंत्री होते हुए उनके पास तमाम आईबी और तमाम जगह से रिपोर्ट आ रही थी पार्टी की कि वो उनका बड़ा अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन इंदिरा गांधी की राजनीति में इतनी पकड़ थी और उनको समझ थी कि उन्होंने फट से मान लिया कि अगर माकटुल्ली कह रहे हैं तो इंदिरा गांधी अपना खुद चुनाव हार रही है। उन्होंने अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन का फिल्मी कैरियर इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया और 84 में, जैसा हम जानते हैं, इलाहाबाद से उनको टिकट दिया। ये बात वीपी सिंह को खटक गई। वीपी सिंह को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वीपी सिंह को लगता था कि इलाहाबाद और फूलपुर, ये तमाम इलाका जो है ये उनका इलाका है और वो किसी और को करना चाहते थे। तो पूरा वीपी सिंह ने बहैसियत वित्त मंत्री एक पूरा का पूरा एक अमिताभ बच्चन के ऊपर फोकस किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपी तक पे। आज़ादी के इस महोत्सव में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जिन्होंने इस देश के साथ बहुत कुछ काम किया, जिनको याद किया जाएगा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से जीतकर प्रधानमंत्री बनने के लिए, बल्कि देश में उन्होंने जिस तरीके का योगदान दिया है उसके लिए भी। वैसे तो उत्तर प्रदेश ने अब तक 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब के यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उत्तर प्रदेश के हिस्से में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री हैं। इन सारे प्रधानमंत्रियों के लिए ये कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और क्या है उनके यूपी से जुड़े हुए किस्से, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राशिद किदवई जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और प्रधानमंत्रियों के ऊपर अपनी लिखी किताब के लिए हमेशा जाने गए हैं। राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों याद किए जाएंगे, वो किस काम के लिए आप उन्हें याद करना पसंद करेंगे? जी देखिए, जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व जो था वो बहुआयामी था, मतलब मल्टी फेसेट पर्सनालिटी थी। उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। किताबें लिखने पे आए तो बहुत सारा पूरा एक भारत का इतिहास लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हिसाब से, आजादी की लड़ाई में, और उसके बाद बहैसियत प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें बड़ी रुचि थी और बड़ा उन्होंने उत्तर प्रदेश का उतार चढ़ाव देखा। जवाहरलाल नेहरू चिट्ठियां लिखते थे और बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बाध्य करते थे कि वो उत्तर प्रदेश के बारे में, चाहे वो राजनीतिक मामले हो या प्रशासनिक, उसमें ठीक से काम करें। और उसमें उनका कई बार टकराव हुआ। बल्कि ये बात आपको जान के काफी दिलचस्पी होगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का लगातार मतलब दबदबा रहा, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री जो था वो उत्तर प्रदेश में 5 साल अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया। ये उपलब्धि केवल और केवल जो था पहली बार मायावती को मिली, जो 2007 से 12 का जो उनका कार्यकाल हुआ, उन्होंने 5 साल पूरे करे, और उसके बाद अखिलेश यादव ने पूरे करे, और अब योगी आदित्यनाथ। लेकिन 2007 से पहले आप स्मरण करें कि 1951-52 से पहले जो चुनाव हुए, और 2007 तक कोई भी मुख्यमंत्री कांग्रेस का 5 साल पूरे नहीं कर पाया। और ये एक बड़ा तो इसको दिखाता है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जितने भी प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए वो उत्तर प्रदेश से, उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितनी दिलचस्पी थी और कितना दखल था। राशिद जी, चूंकि वो अपने आप को कश्मीरी के तौर पर भी देखते थे, तो वैसे में वो खुद को उत्तर प्रदेश से कैसे एसोसिएट कर पाते थे? क्योंकि हमेशा जब उनका नाम लिया जाता है तो कश्मीरी पंडित के तौर पर लिया जाता है, और वो खुद को कश्मीर से जोड़कर भी देखते, चाहे वो कश्मीर की राजनीति हो। उत्तर प्रदेश से वो खुद को कैसे एसोसिएट करते थे?
आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। देखिए, दरअसल जवाहरलाल नेहरू अपने आप को एक कश्मीरी पंडित के रूप में जाने जाते थे और समझते भी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका अटूट लगाव था, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, इतने ज़्यादा। और उनकी वहाँ पर बड़ी जितने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो चरण सिंह हों, गोविंद वल्लभ पंत हुए हों या बाद में सीपी गुप्ता वगैरह, उनसे उनकी एक तरीके से रस्साकशी और बाकायदा एक राजनीतिक दांव-पेच भी हुए। और एक बार सीबी गुप्ता साहब, जो चंद्रभान गुप्ता जो थे, बड़े नाराज़ हो गए थे जवाहरलाल नेहरू से, तो जवाहरलाल नेहरू उनको बनाने लखनऊ आए और बड़े दिलचस्प घटनाक्रम ये हुआ कि उन्होंने उनके ज़माने में वहाँ के बड़े मशहूर शेफ़, मतलब खाना बनाने के उसके पाकशास्त्र में बड़े विधि का, जो उनको बाद में पद्म विभूषण भी मिला, शेफ़ इम्तियाज़ को उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि कुछ आप ऐसा खाना तैयार करिए कि गुप्ता जी का मिज़ाज ठीक हो जाए, थोड़े वो गुस्से में है और नाराज़गी उनकी दूर हो जाए। तो शेफ़ इम्तियाज़ ने खाना बनाया और जैसे ही गुप्ता जी खाने के ऊपर आए और प्रधानमंत्री का की तरफ से भोज था, तो वो देख के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, नाम लेके बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल जवाहरलाल, ये आपने क्या करा? मैं तो शाकाहारी हूँ और यहाँ पर आपने क्या चीज़ें सब बना के रखी हुई हैं। उन्हें ऐसा लगा कि ये सब नॉन-वेज डिशेज़ है। लेकिन शेफ़ इम्तियाज़ ने उनको बताया और नेहरू को कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो उनको मुर्ग मुसल्लम और कबाब और दुनिया भर की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सब ये गोभी, कटहल, कद्दू इससे बनाया गया है। तो उसको लेके फिर गुप्ता जी को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने खाना खाया और उससे जो गर्मी और जो नाराज़गी या गुस्सा जो था, वो उनका थम गया। तो जवाहरलाल नेहरू, देखिए, एक तो तरफ देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस पे उनकी बड़ी पकड़, मज़बूत पकड़ थी, लेकिन उसके साथ-साथ वो लोगों को खुश करना जानते थे कि खाने के ज़रिए उन्होंने गुप्ता जी को, मतलब उनका मामला सेटल किया। बिल्कुल, अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भी यूपी से थे, लेकिन इंदिरा गांधी की बात करें, उनकी बेटी, बहुत ही मुश्किल हालात में उन्होंने देश की कमान संभाली। कांग्रेस की स्थिति भी उस वक्त बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें राशिद जी, तो बहुत सारी चीज़ें, उतार चढ़ाव भरा करियर रहा। आप कहिए कि बांग्लादेश के विभाजन का श्रेय जाता है, तो इमरजेंसी जैसा कलंक भी एक कहिए कि उनके माथे पर लगा दिया जाता है। अगर आप उनको आज याद करें, तो आप एक काम कौन सा है जो इंदिरा गांधी का आप याद करना चाहेंगे? जी, इंदिरा गांधी के बहुत सारे काम हैं। बीबीसी ने एक वो करा था सर्वे कि 20वीं सदी का कौन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व था। तो उसमें इंदिरा गांधी का नंबर 1, मतलब जो थी अ, ब्रिटेन की महारानी, और दूसरे जो मार्गरेट थैचर और बड़ी-बड़ी शख्सियतों को से ऊपर इंदिरा गांधी का नाम आया। ये विश्व का पूरा बीबीसी का सर्वे था और वो दर्शाता है। तो इंदिरा गांधी ने बहुत सारे काम किए जिनका आप ज़िक्र करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी ने जो बैंक नेशनलाइजेशन का काम किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। जो प्राइवेट पर्सन, जो राजे महाराजों को सरकार की तरफ से एक पेंशन मिलती थी, उसको खत्म करने का काम बड़ा जोखिम भरा और चुनौती पूर्ण काम था। लोग दरअसल समझते हैं कि बैंक नेशनलाइजेशन में कि प्राइवेट बैंक को इंदिरा गांधी ने उनको राष्ट्रीय बैंक घोषित कर दिया, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी कि जो 14 बैंक थे और जिनके उस समय 60-70% जो देश की जो पूरी रकम थी, वो उनके पास में थी। तो उस समय कोई आम आदमी के लिए ऐसा संभव नहीं था कि वो बैंक में अपने अकाउंट खोले। तो जो बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, वो प्राइवेट बैंक जो राष्ट्रीय बैंक हो गए, तो उससे आम आदमी को जो है अकाउंट खोलने का मौका मिला और इससे पूरे देश की तरक्की की और प्रोग्रेस की कहानी है। तो मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी की बहुत सारी खूबियाँ और खामियों के ऊपर हम घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बैंक नेशनलाइजेशन और ये प्राइवेट प्रोसेस को खत्म करना, कि राजे महाराजाओं को एक बड़ी रकम, मतलब 20 लाख, 15 लाख सालाना उस जमाने में पैसे दिए जाते थे। इंदिरा गांधी ने 1969-70 तक आते-आते तमाम चीज़ें खत्म कर दी। सर, एक सवाल ये भी है कि अगर आप इंदिरा गांधी का कोई यूपी से जुड़ा किस्सा सुनाना चाहें हमें दर्शकों को। जी, देखिए, इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही उनका मन लगता था और उत्तर प्रदेश के ही तमाम, लेकिन इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश को लेके बहुत सतर्क थी। जैसा मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री, उससे बराबर एक टकराव रहा। तो इंदिरा गांधी जो थी, म्यूजिकल चेयर खेलती रही, लोगों को बदलती रही। खासतौर से वहाँ पर जो बड़े-बड़े जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हुए, जिसमें नरेंद्र तिवारी और एच.एन. बहुगुणा का नाम आता है, या गुप्ता जी का मैंने ज़िक्र किया, इन तमाम को लेकर के उनकी बराबर रस्साकशी चलती रही और इंदिरा गांधी ने
जो था, पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। उससे पहले वो आईएनबी मिनिस्टर थी शास्त्री जी के अंडर में। तो उन्हें पहला चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ना उन्होंने पसंद किया और उन्होंने रायबरेली को चुना, जो उनके पति फिरोज गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। और वो रायबरेली, अब उसका लंबा पूरा अध्याय रहा, अंतिम समय तक भी रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार का सदस्य रहा, और अभी राहुल गांधी ने वहां के सदस्य हैं। तो रायबरेली को लेके इंदिरा गांधी ने वहां पर अपना एक तरीके से भावनात्मक इन्वेस्टमेंट किया। इंदिरा गांधी, जैसे हम जानते हैं, चिकमगलूर से जीती, मेदक से जीती, लेकिन उन्होंने हमेशा रायबरेली की सीट जो थी वो अपने पास रखी, कि जब भी 2 सीट से जीती तो उन्होंने रायबरेली को बहुत ज्यादा सम्मान दिया। 1977 में जरूर इंदिरा गांधी की जो थी हार हुई थी और रायबरेली से हुई थी। उसमें मुझे ध्यान आता है कि उस जमाने में लॉर्ड स्वराज पॉल उनके साथ में आए हुए थे। तो इंदिरा गांधी ने को सब ये लोग कह रहे थे कि 77 में वो अपना चुनाव तो कम से कम नहीं हारेगी, लेकिन इंदिरा गांधी को उसको लेके संदेह था। उन्होंने लॉर्ड स्वराज पॉल को कहा कि जो मीडिया के जो बीबीसी के जो थे मार्क टुली आए हुए थे, तो उन्होंने कहा मार्क टुली से जाके पूछो। तो मार्क टुली ने स्वराज पॉल को कहा कि इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार रही है। तो इंदिरा गांधी ने नाश्ते के समय उनसे पूछा कि आपका क्या आकलन है, क्या मार्क टुली क्या कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मार्क टुली, तो स्वराज पॉल ने कहा कि मार्क टुली तो ऐसी बातें कर रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे बताइए। और जब उन्होंने बताया कि मार्क टुली का आकलन ये है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार रही है, तो फट से इंदिरा गांधी ने कहा वो सही कह रहा है। अब आप देखिए कि बहसीत प्रधानमंत्री होते हुए उनके पास तमाम आईबी और तमाम जगह से रिपोर्ट आ रही थी पार्टी की कि वो उनका बड़ा अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन इंदिरा गांधी की राजनीति में इतनी पकड़ थी और उनको समझ थी कि उन्होंने फट से मान लिया कि अगर मार्क टुली कह रहे हैं तो इंदिरा गांधी अपना खुद चुनाव हार रही है, और बाद में यही हुआ। तो इंदिरा गांधी का उत्तर प्रदेश की जनता को लेके उन्हें कोई मुगालता नहीं था कि वो उसको उन्हीं को वोट देंगे। उन्हें पता चल गया कि जब उनका एक राजनीतिक रूप से वो पीछे हुई इमरजेंसी के बाद, तो उन्हें लगता था कि वो चुनाव हार भी जाएंगी। जी, इंदिरा गांधी की आपने बात की, हमने बात की, तो याद आते हैं चंद्रशेखर बालिया के, बाबू साहब बलिया के कहे जाते हैं। उनको कैसे याद करेंगे? बहुत छोटा टेन्योर रहा उनका। उनको किसी एक काम के लिए याद करना हो तो आप कैसे याद करेंगे? चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक, बहुत शानदार था। वो कभी ना पहले कोई वजीर बने, ना राज्य में कोई मंत्री बने, कोई उनके पास पद नहीं, वो सीधे प्रधानमंत्री बने। और जब प्रधानमंत्री बने, बहुत कम समय, 4 महीने का समय मिला, लेकिन उस 4 महीने में उन्होंने बहुत सारा काम किया जो बड़ी सरकारें नहीं कर पाई। वो आज की जो हमारे जो सुनने वाले देखने वाले प्रोग्राम है उन्हें पता शायद ना हो कि जो जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो जो झगड़ा था, वो तकरीबन जो था चंद्रशेखर ने खत्म कर दिया था। दोनों पक्ष को बुला करके सकारात्मक बातचीत करी, नक्शे, किताबें, रेफरेंसेस सब एक दूसरे से एक्सचेंज कराया और बोला कि इसका हल निकालो। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि राजीव गांधी को जब इसकी भनक लगी कि राम जन्मभूमि जैसे मामले को चंद्रशेखर जो है वो बहुत ही सकारात्मक रूप से दोनों पक्षों की राजी खुशी के हिसाब से वो हल करने वाले हैं, तो कहते हैं कि राजीव गांधी ने बहाना बना करके उनका जासूसी कांड को लेकर के उनका समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दी। तो ये देखिए कि राजीव गांधी जैसा आदमी उनसे एक तरीके से राजनीतिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहा था। दरअसल चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व, जैसे मैंने कहा, बहुत शानदार था, हिम्मत वाले थे, दबंग थे। एक बात जो अभी भी वो पंजाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सरमनजीत सिंह मान थे उस जमाने में, बड़े वो पंजाब की सिचुएशन बड़ी उस तरह की सेपरेटिस्ट वहां पे बहुत फैले हुए थे, तो उनसे उनका मिलने की बात हो रही थी। अब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, तो कहा गया, मान से कहा गया कि आप अपनी तलवार लेकर के नहीं जा सकते, जो कृपाण लेकर के। और मान जो थे वो इसी बात के ऊपर थे कि नहीं, मैं तो कृपाण लेके जाऊंगा। चंद्रशेखर जी को पता चला तो बुलाया। अब जब मुलाकात होती है तो मुलाकात में जो सिमरनजीत सिंह मान आते हैं, वो कृपाण निकाल के बाहर रखते हैं। तो चंद्रशेखर क्या कहते हैं, और प्रधानमंत्री थे, कहने लगे कि ये क्या कृपाण मुझे दिखा के आप डराने आए? मैंने बड़ी तलवारें देखी, आप बलिया में आओ तो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास 20 तलवारें रखी हुई है, हम तो राजपूत आदमी है, हमारा तो ये बचपन से हमारा तलवार से खेल है, तो बताओ क्या बात है। और उन्होंने उनसे बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करी। तो इस तरीके का उनमें करेज ऑफ कन्विक्शन जो था वो बहुत ज्यादा था। बिल्कुल, आपने एक तरीके से मान साहब और कहिए कि बाबू बलिया चंद्रशेखर की एक किस्सा सुनाया। लेकिन सर, एक सवाल ये भी कि चूंकि अपने
एनेक्डोट्स के लिए बहुत चर्चित रहे हैं चंद्रशेखर, चाहे वो लोहिया को वापस भेज देना हो रैली से, या फिर इंदिरा गांधी को उनके मीटिंग में कह देना हो कि मैं आपकी पार्टी तोड़ दूंगा। वैसे अगर आपको कोई एक बहुत दिलचस्प किस्सा जो आपके बहुत करीब हो, उसको अगर आप सुनाना चाहें तो। देखिए, चंद्रशेखर जी से जुड़े हुए बहुत से जो है दिलचस्प किस्से हैं, और उसको जैसा आपने कुछ किस्सों की तरफ जिक्र किया, बहुत से लोग इस बात को भी नहीं मानते और समझते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गुत्थियां थी और समस्याएं थी, उसको उनका इनके ऊपर भी जो था बहुत ज्यादा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो उनको भी चंद्रशेखर जी बहुत मानते थे। तो जब 1900 जब 90 में वो प्रधानमंत्री बने, और उस समय कहा जाता है कि सोना गिरवी रखा गया था और तमाम चीजें थी, तो चंद्रशेखर ने रात में 12 बजे फोन किया मनमोहन सिंह को कि आपसे हम बातचीत करनी है और आप आइए। मनमोहन सिंह उनके आर्थिक एडवाइजर थे, मतलब बाद में वैसे प्रधानमंत्री उनको नॉमिनेट किया। तो लोग ज्यादातर श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को देते हैं, लेकिन दरअसल मनमोहन सिंह को जो था एक तरीके से राजनीतिक रूप से अर्थव्यवस्था के मामलों में लाने वाले शख्स जो थे, वो चंद्रशेखर थे। तो इन्होंने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो प्रधानमंत्री जो थे चंद्रशेखर ने अपनी गाड़ी भेजी उनका, मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम फौरन आ जाओ। और उसके बाद वो रात में 3 बजे तक डिस्कशन करते रहे कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो आर्थिक सुधार को लेकर के भी जो था चंद्रशेखर जो एक समाजवादी पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का काम भी उन्हीं के समय शुरू हुआ, जो बाद में मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की जोड़ी ने उसको अंजाम दिया। दरअसल देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमें समझनी चाहिए कि किसी को कम समय मिला, किसी को ज्यादा समय मिला, लेकिन देश के प्रति उनके जो जो काम करने का या समर्पण की भावना थी, या देश की अर्थव्यवस्था को, समाज को, जो हमारे रक्षा से जुड़े हुए मामले हैं उनको मजबूत करने में तमाम प्रधानमंत्री जो थे, उनकी एक ही राय थी। और उन पे हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कौन कम था कौन ज्यादा था। तो उस श्रेणी में मैं चंद्रशेखर जी को कम समय के बावजूद बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मानता हूँ। बिल्कुल, आपने शुरुआत में ज़िक्र किया कि राजीव गांधी भी एक समय उनसे राजनीतिक तौर पर असुरक्षित महसूस कर रहे थे, और आरोप ये भी है कि इसी असुरक्षा की वजह से उनकी सरकार गिराई गई। लेकिन राजीव गांधी को एक और व्यक्ति ने खूब असुरक्षित किया, उनका नाम है वीपी सिंह, जिनको लेकर खूब नारे लगे कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। ऐसे नारों के साथ जनता दल की सरकार में, और आप शायद इस बात को भी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि चंद्रशेखर से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के तब कई सारे दावेदार थे। वीपी सिंह को आप कैसे देखते हैं, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से ही बढ़े, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है कि संजय गांधी ने एक समय उनका एक राजनीतिक रूप से, संजय गांधी की सोच थी 1979-80 के समय, कि उन्होंने सोचा कि जो राजपूत समुदाय है वो कांग्रेस से क्यों अलग हो रहा है, तो उसको राजपूतों को करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह को बनाया, और उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी छवि को लेके बहुत ज्यादा एक तरीके से उन्हें बहुत इमेज कॉन्शियस थे। और उस समय जब आपको याद होगा कि फूलक देवी ने बहमई कांड किया, जिसमें बहुत से 16-18 राजपूतों को जो है, मुझे संख्या अभी ठीक से वो नहीं है, तो हो सकता है ज्यादा हो, उनको मारा गया था। तो उससे विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत आहत हुए, और उन्होंने अपने वही छवि को बचाने के लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो ये तमाम पृष्ठभूमि थी। उसके बाद वो केंद्र की राजनीति में आए, और केंद्र की राजनीति में इंदिरा गांधी जो थी, उनको विश्वनाथ प्रताप सिंह को लाई, और राजीव गांधी बड़ा उनका सम्मान करते थे। और राजीव गांधी हर समय उनको ये लगता था कि विश्वनाथ जी जो है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो उनके एक तरीके से, मतलब जैसे अर्जुन के साथी कृष्णा, इस रूप में उनको देखते थे। तो इस तरीके का जो वो एक धोखे वाला मामला हुआ कि राजीव गांधी जो थे वो ठीक से भाप नहीं पाए कि राजा मांडा जो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनकी मंशा, उनकी निगाह अर्जुन की एक तरह वो आंख की उस पर लगी हुई थी दिल्ली के दरबार में कि कैसे प्रधानमंत्री बने, और यहाँ राजीव गांधी उन पे विश्वास किए जा रहे थे। इसमें एक बड़ी रोचक घटना जो है, संदर्भ है, जिसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है और किताबों में भी उसका नहीं आया है, उल्लेख नहीं हुआ है। वो ये रहा कि अमिताभ बच्चन को लेकर के, क्योंकि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बचपन से 4 साल की उम्र से इलाहाबाद में उनकी दोस्ती थी। अब जब दोस्ती जो 1982 में जब राजीव गांधी राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए संजय गांधी की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन का फिल्मी कैरियर इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। और 84 में जैसा हम जानते हैं, इलाहाबाद से उनको
उनको टिकट दिया। ये बात वीपी सिंह को खटक गई। वीपी सिंह को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वीपी सिंह को लगता था कि इलाहाबाद और फूलपुर, ये तमाम इलाका जो है ये उनका इलाका है और वो किसी और को करना चाहते थे। तो पूरा वीपी सिंह ने बहैसियत वित्त मंत्री एक पूरा का पूरा एक अमिताभ बच्चन के ऊपर फोकस किया। और उसमें जो आप जानते हैं, बोफोर्स की लंबी कहानी है, बोफोर्स में अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन का नाम आया, तो राजीव गांधी को घेरने के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन का सहारा लिया। तो उस जाल में जो था, एक तरीके से राजनीतिक जाल अगर आप कहें, या एक राजनीतिक रणनीति थी, साजिश तो मैं नहीं कहूंगा, उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी पे अमिताभ बच्चन के जरिए हमला किया और कामयाब रहे। राशि जी, चूंकि वीपी सिंह को हम बिना मंडल कमीशन के याद किए बिना अगर निकल जाए, थोड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि गलत होगा। क्या लगता है आपको, जब उन्होंने ये फैसला लिया आरक्षण पर, क्योंकि हमेशा उनको इस चीज़ के लिए याद किया गया कि उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को लागू किया, कौन कौन उनके साथ थे उस वक्त और क्या दिक्कतें आई, उनको फेस करना पड़ा, और क्या ये एक ब्लंडर था उनके खुद के राजनीतिक करियर के लिए, क्योंकि उसके बाद वो वापसी करते नजर नहीं आए? ये देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह का व्यक्तित्व में, जैसे मैंने कहा, उन्हें एक इल्यूजन ऑफ ग्रैंडर था। मतलब वो, उनकी जो अपनी छवि थी उससे वो उसको ज्यादा चमकाना चाहते थे, और हमेशा उन्होंने ऐसा जाहिर किया व्यक्तिगत संवाद में भी कि जो उनका व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है। मतलब वो राजपूत जरूर है, लेकिन वो दलितों की सोचते हैं, वो पिछड़ों की सोचते हैं। तो उसमें उन्होंने मंडल आयोग को इसी मंशा की तरह करा कि उस जमाने में आपको याद होगा कि आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, और रथ यात्रा को लेकर के जो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, जो उनके दो मुख्यमंत्री थे जनता जनता दल के उत्तर प्रदेश में और बिहार और उत्तर प्रदेश में, वो उनको गिरफ्तार करने की होड़ लगी थी कि वो किस तरीके से अडवाणी जी का रथ रोकें। तो वीपी सिंह ने सोचा कि अगर अडवाणी का रथ रोका जाएगा तो एक तरीके से जो दक्षिणपंथी सोच है उसको, उस वोट बैंक का एक तरीके से वो सक्रिय होगा। तो उसकी काट के लिए उन्होंने मंडल कमीशन लाया। उनको कोई पिछड़ों के प्रति वैसी सहानुभूति नहीं थी। तो उसमें उन्होंने जब मंडल कमीशन लाए, तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में बहुत सारे लोग जो थे, जिसमें वीसी शुक्ला भी शामिल थे, और आरिफ मोहम्मद खान, और बहुत से लोगों ने उन्हें समझाने, रामधन, बहुत से लोगों ने समझाने बुझाने की भी कोशिश की। लेकिन वीपी सिंह अपने एक तरीके के जुनून में थे, और उस जुनून के तहत उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। और उनको आकलन ये था कि उससे भाजपा और अडवाणी जी जो है वो राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ। वो अडवाणी जी और भाजपा और ज्यादा मजबूत हो गए। बिल्कुल। अगर हम भाजपा के जिक्र से आगे बढ़े तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री रहे, उनको आप कैसे याद करते हैं? उनका टेन्योर कई भागों में बटा रहा, एक कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, बाकी बहुत सारे, अगर आप किसी एक काम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना चाहें तो? अटल जी का भी जैसे जवाहरलाल नेहरू, देखिए देश के 3-4 प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी प्रधानमंत्रियों से हट के थे, कि वो जनता की जन भावना को समझते थे, चाहे वो विपक्ष में रहे हो और चाहे वो सत्ता पक्ष में थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, और अटल बिहारी वाजपेयी, और अब आप उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम जोड़ सकते हैं। तो वाजपेयी जी में ये कला थी कि वो जनमानस का भाव समझते थे, और वो उसको श्रेय, जो ग्रेटिट्यूड होता है, मतलब उन्हें एहसान का बड़ा ख्याल था। और इसलिए मैं वाजपेयी जी के संदर्भ में दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि जब वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो हम पोखरण टेस्ट जिसको हम कहते हैं, 1998 में, वो पूरे विश्व में उनकी ख्याति प्राप्त हो गई। वो भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर, तो उन्हें उसमें किसी की भड़क नहीं लगने दी। और उसके बाद जब टेस्ट हो गया, तो उन्होंने, वाजपेयी जी ने पीवी नरसिम्हा राव को उसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि अगर नरसिम्हा राव नहीं करते, तैयारी नहीं करते, तो भारत जो है आज ये न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाता, परमाणु तो ये चीज, जो श्रेय देने का उनका एक स्टाइल था, और उन्होंने जिस सहज तरीके से किया। देखिए, लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा, और जो मैंने किताब लिखी है भारत के प्रधानमंत्री, उसमें दिखाया कि हर प्रधानमंत्री हर चीज का खुद क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन अटल जी का व्यक्तित्व अलग था। अटल जी ने न्यूक्लियर टेस्ट का श्रेय जो था पीवी नरसिम्हा राव को दिया। उन्होंने कहा राजनीतिक कारणों से, मतलब अमेरिका के प्रेशर से नरसिम्हा राव टेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन नरसिम्हा राव ने पूरी तैयारी करके रखी थी, और जो भारत ने अटल जी के समय टेस्ट किया, उसमें नरसिम्हा राव को उन्होंने श्रेय दिया। ये उनकी बड़ी बात है। दूसरी बात, उन्होंने राजीव गांधी के संदर्भ में भी एक बड़ी दिलचस्प और
एक मन को छू लेने वाली बात कही थी जब राजीव गांधी जी का निधन हो गया, असैसिनेशन हो गया, तो संसद में वो नेता प्रतिपक्ष थे अटल जी, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज मैं जो जिंदा हूँ तो वो मैं राजीव गांधी की वजह से जिंदा हूँ। उन्होंने बताया कि 1985 में वो चुनाव हार गए थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ किडनी में ऐसा कॉम्प्लिकेशन था जिसका भारत में इलाज संभव नहीं था। तो राजीव गांधी ने को पता चला तो राजीव गांधी ने उनको एक यूएन में डेलीगेशन में भेज दिया और ऐसा भी किया कि अटल जी वहां लंबे समय तक रह सके और पूरा इलाज करा सके। तो आप ये देखिए आज के, और ये मैं बड़ा महत्वपूर्ण है यूपी तक के माध्यम से मैं बात बताना चाहूंगा कि आज आप देखिए कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष या विपक्ष और सत्ता पक्ष जिस भी तरीके से आप ले, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे खून के प्यासे हो। और यहाँ देखिए हमारी जो राजनीतिक शिष्टाचार की क्या मिसाल थी कि राजीव गांधी ने जो उनके राजनीतिक विरोधी थे, उनका एक तरीके से बहाना निकाल करके उनको अमेरिका भेजा, इलाज कराया और अटल जी ने उसका बड़े खुले दिल से, जब राजीव गांधी उस दुनिया में नहीं थे, बड़े खुले दिल से संसद के अंदर इस बात को कहा कि आज जो मुझे मेरा जो स्वास्थ्य जो ठीक हुआ वो राजीव जी को उन्होंने श्रेय दिया। तो ये उन्होंने इस तरह की श्रद्धांजलि दी। तो ये हमें दिखाता है कि उनका बड़प्पन दिखाता है। देखिए उनके ऊपर कोई बाध्य नहीं थे कि वो पीवी नरसिम्हा राव को न्यूक्लियर टेस्ट का श्रेय दें। वो बिल्कुल बाध्य नहीं थे कि वो राजीव गांधी को श्रेय दें कि उनकी जो उनके इलाज के लिए, क्योंकि व्यक्तिगत घटनाएं थी। लेकिन ये उनका बड़ा दिल दिखाता है और ये और इसीलिए हमारे मन में अटल जी के लिए जो इज्जत है वो और बहुत से लोगों के लिए उस तरह की नहीं पैदा हो पाती, क्योंकि अटल जी का व्यक्तित्व जो था वो बड़ा महान था। खाने पीने के भी बहुत शौकीन थे अटल जी। अगर आप बात करें राशि जी, तो कोई अगर उससे जुड़ा हुआ किस्सा आपके पास हो तो जरूर सुनाइए। ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। अटल जी को खाने पीने का बड़ा शौक था और उनके डॉक्टर जो थे या उनके जो प्राइवेट असिस्टेंट वो चाहते थे कि अटल जी ना खाएं। तो एक बार मुझे ध्यान है कि राष्ट्रपति भवन में एक स्टेट बैंक्वेट हो रहा था और अटल जी के सामने वो जो फूड की ट्रॉली होती उसमें बढ़िया व्यंजन सब थे। आप जानते हैं कि अटल जी नॉनवेज भी उन्हें पसंद था, कबाब वगैरह का भी शौक करते थे। तो वो खा रहे थे और उनके जो उनका जो पर्सनल असिस्टेंट थे वो काफी इस बात को लेकर के परेशान थे कि अब अटल जी को, ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे, और खासतौर से सार्वजनिक जगह पर कैसे रोका जाए कि वो ज्यादा ना खाएं, क्योंकि उसमें जलेबी भी थी और कुल्फी भी थी और मीठे और तमाम तरह के व्यंजन वहां पर मौजूद थे। तो उसमें सामने उनको एकदम से नजर आए, माधुरी दीक्षित नजर आई। माधुरी दीक्षित उस जमाने की भी, आज भी बहुत ही मकबूल, बहुत अदाकारा, बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है। तो माधुरी दीक्षित के पास वो गए जो प्राइवेट असिस्टेंट, और उन्होंने कहा कि अटल जी आपको याद कर रहे हैं। तो माधुरी दीक्षित को आके वे देखते ही अटल जी ने खाना पीना छोड़ दिया और माधुरी दीक्षित से संवाद करने लग गए। तो जब माधुरी दीक्षित से संवाद करने लगे तो जल्दी जल्दी वो प्राइवेट असिस्टेंट ने कहा कि ये प्लेट और जो फूड ट्रे वगैरह है इसको हटा दो वहां से। तो इस तरह की बात है कि उनको डिस्ट्रैक्ट किया गया माधुरी दीक्षित के जरिए। अटल जी को फिल्मों में बड़ी रुचि थी, फिल्म कलाकारों से बहुत ज्यादा रुचि थी। आप अगर देवानंद की किताब पढ़ें तो देवानंद ने जिस तरीके से अटल जी का जिक्र किया है जब वो लाहौर गए थे, वो भी एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैंने न्यूक्लियर टेस्ट का जिक्र किया, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुझे याद है कि वो कहते थे कि हमारा पड़ोसी कौन होगा उसको हम नहीं चुन सकते, जो हमारा पड़ोसी है उससे हमें सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने हैं। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज हम देखते हैं पूरे साउथ एशिया में जो कैफियत है राजनीतिक, उसमें अटल जी का देखिए कितनी उनकी सोच कितनी अच्छी थी। वो हमेशा कहते थे कि हम अपना पड़ोसी नहीं चुन सकते, जो पड़ोसी है ये जैसा वो कर रहा है, उसका जो भी आचरण हो, हमें उसके साथ रिश्ते कैसे सुधारने हैं, कैसे अच्छा करना है और हमें अपने हित की कैसे रक्षा करनी है, ये अटल जी की खूबी थी। और आज भी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि काश आज अटल जी होते तो इस तरह की जो हमारे आसपास में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है वो शायद ना भी होता। अटल जी का ये एक बहुत बड़ा एक उनमें खूबी थी कि वो व्यवहारिक रूप से हर चीज को देखते थे। हम लोग कई बार उनसे बातचीत में वो ये भी कहते थे कि वो एक तरीके के बीजेपी के एक नेहरूवियन प्राइम मिनिस्टर है, मतलब उनकी सोच नेहरू के प्रति बड़ी सम्मानजनक थी। मैं आपको ये बताते चलूं कि 77 में जब वो विदेश मंत्री बने तो जहां वो साउथ ब्लॉक में जहां बैठते थे तो पीछे एक बड़ा एक नेहरू का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था। और आप जानते हैं कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो किसी ने नेहरू का वहां से जो पीछे जो पोर्ट्रेट लगा था वो हटा दिया। तो अटल जी काफी नाखुश हुए और उन्होंने कहा कि ये किसने इसको हटाया। उन्होंने कहा कि हम नेहरू जी का जो देश के प्रति योगदान है या देश के लिए जो विदेश खासतौर से नीति में जो उनका योगदान है उसको हम कम नहीं आ सकते, उसको हम हटा नहीं सकते। तो वो पूरा का पूरा फिर से उन्होंने वो पोर्ट्रेट वहां के ऊपर लगवाया। आप ये देखिए कि उनका इस तरह की सोच थी। तो वो तमाम चीजों में उन्होंने जाकर के वो मीनार पाकिस्तान पे जाकर के जो उनका भाषण था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था। तो पाकिस्तान से संबंध सुधारने में अटल जी ने हमेशा पहल की, चाहे वो 1977-78 का मामला हो या वैसे प्रधानमंत्री बने हो जब।
बिल्कुल, चूँकि अब अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं तो अभी के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की तरफ से एनडीए के प्रधानमंत्री हैं। लंबा कार्यकाल तय किया, राशि जी उन्होंने तय कर रहे हैं, अभी उनका कार्यकाल चल रहा है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार एक तरीके से कह सकते हैं, हालांकि अभी वो गठबंधन की सरकार चले, लेकिन 2 टेन्योर उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। हम बात कर रहे हैं अभी के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने भी बहुत एक, अगर आप बात करिए कि समकालीन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करना या कहिए उनका आकलन करना थोड़ा कठिन होता है, जो इतिहास होता है उसका आकलन करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूं कि कोई एक काम जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता हो नरेंद्र मोदी का। ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी उन्होंने काम किए हैं। जिस तरीके की, देखिए, उनका कुछ मामलों में व्यक्तित्व बहुत अलग है। जवाहरलाल नेहरू एक तरफ और नरेंद्र मोदी एक तरफ, लेकिन आप देखें तो उनमें आपको बहुत सारी जो समानताएं नजर आएंगी। मतलब जैसे विदेश नीति को लेकर के जो नेहरू का जो एक एक खुलापन था, जो नेहरू में एक एक सोच थी कि वो मित्र राष्ट्र, और उसकी आप मतलब रूस के साथ तो उनके बहुत अच्छे संबंध थे। अमेरिका जब जाते थे तो वो कैनेडी उनको सुनना चाहते थे। इसी तरीके से तमाम, आप आज भी अगर जाएं, मिस्र में जाएं, इंडोनेशिया में जाएं, देश के कहीं भी जाएं, वहां पर नेहरू जी का एक बड़ा नाम है। तो उस तरीके से बिल्कुल अलग परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी ने भी उसी तरीके से अपनी जगह बनाई है। मैं कह रहा हूँ, विचारधारा के आधार पे, व्यक्तित्व के आधार पे वो बिल्कुल अलग है। लेकिन आज बहुत से आप विश्व के ऐसे देश नजर आएंगे, उसमें पश्चिम एशिया भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर से नरेंद्र मोदी ने एक अपनी एक व्यक्तिगत छाप छोड़ी है। और जनता के बीच में जब नरेंद्र मोदी होते हैं तो जनता उनको सुनना चाहती है। जैसे मैंने कहा, नेहरू को सुनना चाहती थी, इंदिरा गांधी को सुनना चाहती थी। आपको एक बात भी मैं बताऊं कि जब पहला इलेक्शन हुआ 1951 का, तो उस समय एक स्लोगन क्या था, वो भी बड़ा दिलचस्प था। लोग कहते हैं कि व्यक्तिवाद जो है 2014 में नहीं आया, व्यक्तिवाद 2051 मतलब 1951 में भी था जब पहला चुनाव हुआ था। उसका स्लोगन क्या था? अ वोट फॉर नेहरू इज, सॉरी, अ वोट फॉर कांग्रेस इज अ वोट फॉर नेहरू। मतलब अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आप नेहरू को वोट देंगे। ये 51 की बात थी। तो इसके लिए जब नरेंद्र मोदी के नाम पे आज वोट पड़ता है, अभी जो भाजपा को 240 सीटें मिली, मुझे लगता है अगर नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व नहीं होता तो भाजपा को उससे कम सीटें मिलती। तो अपने बूते के ऊपर वो भाजपा को जिता रहे हैं, एनडीए को जिता रहे हैं। तो ये चीज उनकी बड़ी मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, और एक शोध का भी विषय आने वाले समय में रहेगा। विदेश नीति में उन्होंने बहुत काम किया। दूसरी बात, एक और चीज है जो नेहरू और उनमें बड़ी समानता मुझे नजर आती है, वो बॉलीवुड, मतलब फिल्म फिल्म पर्सनालिटीज का इस्तेमाल। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा, चाहे वो पृथ्वीराज कपूर हो, चाहे वो महबूब खान हो, बड़े बड़े जो फिल्म निर्माता, निर्देशक, उनको एक नेहरूवियन सोच के हिसाब से फिल्में बनी, और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा उनको एक तरीके से, जो से हम कहते हैं सॉफ्ट, मतलब टूल्स से उसको विदेश में भी भारतीय फिल्मों के जरिए जो था भारत की एक अमिट छाप छोड़ी। तो उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म वालों को, फिल्म जगत को लेकर के, चाहे वो स्वच्छ भारत कैंपेन हो, चाहे कोई सी भी कैंपेन होती है, आप देखेंगे फिल्म जगत के लोग उनके साथ, उनके इर्द गिर्द रहते हैं, और उनको वो बड़ा मतलब अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत आकर्षक है। उनकी उपलब्धियां, जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप उनके गिनने में आएंगे तो बहुत कुछ होंगे, लेकिन वहां पे भी नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि गिलास मतलब आधा भरा है आधा खाली। तो देश में हमारे यहाँ इतने काम हैं और इतने काम बचे हुए हैं कि वो हमेशा, आप दो तरीके से राजनीतिक रूप से देख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत काम हुए, और आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ काम नहीं हुए। तो गिलास आधा भरा आधा खाली, इसके ऊपर एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अपना 24 घंटे 7 दिन 365 दिन के हिसाब से काम करने का जो एक तरीका अपनाया है, वो मुझे लगता है किसी भी दूसरे राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए, व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल होगा कि उनके टक्कर में सामने आए। बिल्कुल, एक सवाल और है कि जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो खुद को कश्मीरी पंडित मानते थे, फिर भी उत्तर प्रदेश से एसोसिएट करते थे, नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल 2014 में मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं काशी आया हूँ, इस तरीके से उन्होंने खुद को यूपी से जोड़ा। वो हैं वैसे गुजरात के चुनाव वो लोकसभा का बनारस से लड़ते हैं। इस एसोसिएशन को आप कैसे देखते हैं? आप अगर कोई यूपी से जुड़ा नरेंद्र मोदी का कोई किस्सा सुनाना चाहें हमें।
देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और यहाँ मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी की राह जवाहरलाल नेहरू से 100 गुना मुश्किल थी। एक तो जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई के का उनकी पृष्ठभूमि थी और इलाहाबाद के वो थे, तो उन्हें उत्तर प्रदेश का मतलब अपने आप को कहने में कोई हिचक नहीं थी। वो अपने आप को कश्मीरी पंडित मानते थे, लेकिन साथ-साथ सब लोग जानते थे कि वो नेहरू जो है, आनंद भवन की वजह से वो पूरा स्वतंत्रता संग्राम का जो आनंद भवन एक केंद्र बना रहा, तो वहाँ पर नेहरू को एक बड़ा एक एडवांटेज था। मतलब लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो वो गुजरात के रहने वाले, गुजराती बोलने वाले और उन्होंने जाकर के और काशी मतलब बनारस जैसी जगह को चुना जहाँ के लोग बड़े उस तरह का स्वभाव उनका अक्खड़ होता है और अपने आप अपने बारे में उन्हें बहुत कुछ अपने को ही सब कुछ समझते हैं। लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी मुझे लगता है पहले एक तरीके का फील्ड रिसर्च करके और उसके बाद जो जैसे उन्होंने जब अपना पर्चा भरा था, तो वो पर्चा भरने में अगर आप 10 लोगों को देखें, तो उसमें कोई संगीत से जुड़ा हुआ था, कोई जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो जो बीएचयू के जो प्रोफेसर थे, वो थे, जो वहाँ का डोम राज होते हैं, जो वहाँ पर अपनी जो अंतिम यात्रा में लोग जो जाते हैं और वहाँ के ऊपर उससे जुड़े हुए जो लोग, उनको डोम महाराज को उन्होंने शामिल किया। तो बड़ा उन्होंने वहाँ पर काशी को एक तरीके से अपनी पकड़ में लेके करके ऐसा उन्होंने मुक्त कर दिया वहाँ के लोगों को, क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ कि बाहर वाले के लिए इतना आसान नहीं था कि लोगों ने एक वैसे प्रधानमंत्री का तो आकर्षण होता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक तरीके के इमोशनल लोगों में एक जज़्बाती ताल्लुक कायम करके वहाँ पर और तमाम बातें कह कर के और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ लोगों के बीच में वो गए और अपना जो रोड शो करते थे, उससे उन्होंने अपने आप को काशी वालों के साथ जोड़ा और बार-बार उन्होंने धर्म और आस्था के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनसे भी अपने आप को जोड़ करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हमने चुनाव में भी देखा कि परिस्थितियाँ काफ़ी भाजपा के लिए विषम थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए उस तरह की दिक्कत नहीं आई। तो उन्होंने उसके नरेंद्र मोदी का केवल बनारस, काशी से ही लगाव नहीं रहा, उससे पूरा उत्तर प्रदेश से राजनीतिक रूप से असर पड़ा और जो वो डबल इंजन की सरकार हम जिसे कहते हैं, उसमें भी देखिए उत्तर प्रदेश के आज भी रोज़ एक मैं राजनीतिक चर्चा में नहीं जाऊँगा, बड़ा वहाँ के ऊपर एक राजनीतिक रूप से उथल-पुथल का माहौल रहता है, खासतौर से 24 के चुनाव के बाद में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस मैच्योरिटी से उत्तर प्रदेश को वो डील करते हैं, आकलन करते हैं, वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की गलती नहीं कर रहे हैं कि वहाँ मुख्यमंत्री को एक म्यूज़िकल चेयर की तरह बनाएँ और हटाएँ, इस तरीके की करके। तो स्थिरता दे करके उन्होंने उत्तर प्रदेश का महत्व जो है समझा है। बिल्कुल आशीष जी, हम बात कर रहे थे यूपी वाले प्रधानमंत्री की। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको ज़रा हम बता दें कि कौन कौन से वो 9 नाम हैं जो यूपी के से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बने या यूपी से चुनाव लड़कर देश के प्रधानमंत्री बने। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का नाम इसमें आता है। राशिद जी, आपने हमें बहुत सारे किस्से बताए और आपसे बातचीत बहुत अच्छी रही। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आगे भी आपके साथ इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे।